चलिए स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का रहेगा वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। चलिए वहां पे क्या था कि मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में सबसे पहला क्या देखा था, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। तो अभी हम लोगों का वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, दोज मटीरियल्स विच हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो हम लोगों का उस वैसे मटेरियल्स को क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जस्ट ऑपोजिट होता है। डायमैग्नेटिक कहाँ से कहाँ जाता था फील्ड में, याद करो, स्ट्रॉन्ग से जस्ट वीक में जाता था। ये जस्ट ऑपोजिट होगा, वीक से जस्ट स्ट्रॉन्ग में जाएगा और वो वीकली मैग्नेटाइज होता था ऑपोजिट डायरेक्शन में, वीकली या फिर फीबली। यही क्या होगा, फीबली मैग्नेटाइज होगा सेम डायरेक्शन में, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा उसके डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ सबसे पहले, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच ईच इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल और आयन हैज अ नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, now when such substances are placed in external magnetic field, they get feebly magnetized in the direction of magnetizing field. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए, अभी बताया कि वीक से स्ट्रॉन्गर सेक्शन मूव करेगा, दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज दे गेट वीकली अट्रैक्टेड। ये वीकली अट्रैक्ट होता है, याद रखना, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं होता। डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल होता है और ये वीकली अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट, the individual atoms or molecules of a paramagnetic material possess a permanent magnetic dipole moment. उसका क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या, ऑन अकाउंट ऑफ केयरलेस ceaseless random thermal motion of the atom no net magnetization is seen. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को लोगे, उसको हीट करोगे, तो हीट करने पे ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए, बट अगर आप उसको हीट नहीं करोगे, वो नॉर्मल कंडीशन में होगा, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। In the presence of an external field B naught, which is strong enough, and at low temperatures, the individual atomic dipole moment can be made to align and point in the same direction as B naught. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप इस एटम को ले लो, मान लो अभी हमने क्या लिया, ये देखो, इसको मैं बना के ही दिखा देता हूँ। अभी हम लोगों के पास कोई एक मटेरियल है और इस मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो रैंडमली ऑर्गेनाइज है, जो मैंने अभी बताया कि रैंडमली ऑर्गेनाइज होगा, इस साइड में, इस साइड में, ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट इसका होगा और कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट दिया होगा। और अभी क्या किए हम लोग, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया जिसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और इस मैग्नेटिक फील्ड में आप इस मटेरियल को उठा के डाल दो। ठीक है, इस मटेरियल को उठा के हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो ये जितने मैग्नेटिक मोमेंट इसके एटम्स दिख रहे थे, सारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। ये देखिए, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 होंगे, एक्चुअली मैंने 3 ही बनाया है, बट ये 4 होंगे, ज़्यादा भी आप बना सकते हो, 4 मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, वही ये बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे इसके बाद, क्या एग्जाम्पल है इसका, एल्यूमिनियम है, फिर प्लैटिनम है, मैग्नीज है, ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके किसके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के। और भी है, क्रोमियम, कैल्शियम, लिक्विड ऑक्सीजन, 2-4 याद कर लेना क्योंकि एग्जाम्पल देना होगा, 2-4 बस ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, सारा याद करने का जरूरत नहीं है ना। पैरामैग्नेटिक लिक्विड इन वॉच ग्लास, देखो वहां पे वॉच ग्लास में देखा था, वो वॉच ग्लास में वहां क्या हुआ था, पहले डाले थे तो जब पास में था तो नीचे उसमें क्या हुआ था, नीचे गैप आ गया था, साइड में जमा हो गया था, एक्यूमुलेट हो गया। इसमें जस्ट ऑपोजिट होगा। ठीक है, ये देखो, अगर ये लिक्विड यहाँ पे डालोगे, when a paramagnetic liquid contained in a watch glass is placed on the two pole pieces lying close to each other, it shows an elevation. वहां पे क्या होता था, आपका डिप्रेशन शो करता था। ठीक है, जब पास में हो, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट देखो एलिवेशन होना, जैसे लिक्विड डालोगे तो वहां पे एलिवेशन। और दूर ले जाते थे, तो दूर ले जाते थे दोनों पोल्स को, तो वहां पे क्या होता था कि आपका एलिवेशन शो करता था, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, डिप्रेशन शो करेगा, जस्ट ऑपोजिट।
पहला में वहां पे डिप्रेशन, यहाँ पे एलिवेशन, दूसरा में वहां पे एलिवेशन, यहाँ पे डिप्रेशन, जस्ट ऑपोजिट हो रहा है उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी हम लोग इसका बात करेंगे। ये हम लोगों का, तो वहां पे क्या होता था, परपेंडिकुलर हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे जस्ट पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल, एक्चुअली पैरेलल ही होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक मटेरियल को लाओगे और वो मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में डालो तो इट विल अलाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये देखो मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस सस्पेंडेड, वहां पे परपेंडिकुलर होता था, यहाँ पे क्या पैरेलल हो जाएगा। When a paramagnetic substance is suspended freely in a magnetic field, the rod aligns itself in a direction parallel to the direction of magnetic field. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था इसमें, हम लोग का यूट्यूब में, फिर से यूट्यूब पे आ रहे हैं, वहां पे डिप्रेशन शो करता था, यहाँ पे एलिवेशन शो करेगा। ऐसा हमारा सबसे पहले ये देखो, ये हमारे पास यूट्यूब है एक, इसमें हमने क्या डाल दिया, पैरामैग्नेटिक लिक्विड डाल दिया। पहले क्या था, डायमैग्नेटिक लिक्विड, इस बार पैरामैग्नेटिक डाला, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो वहां पे ये घट जाता था, इसका लेवल घटता था, डिप्रेस हो जाता था। लेकिन यहाँ पे इसका लेवल ऊपर आ जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक। क्या बोला भाई, इफ वन लिम्ब ऑफ ए नैरो यूट्यूब containing a paramagnetic substance placed between the poles of an electromagnet, then on switching the field the liquid rises। ठीक है, वहां पे घट जाता था, यहाँ पे राइज कर जाता है। नाउ वहां पे जब स्पेसिमेन लिए थे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड में डाले थे, तो वहां पे हम लोगों का, हाँ हाँ बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं उसको, ये बिल्कुल कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल है वही चीज बता रहा हूँ। अगर आप किसी, आप चाहो तो किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को लेना और आप करके देखोगे तो ये चीज होगा, बट पैरामैग्नेटिक को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो लिक्विड सब्सटेंस होना चाहिए, देन ये चीजें होंगी, ये एक्चुअली परफॉर्म किया हुआ चीज है। ठीक है, नाउ व्हेन अ सब्सटेंस, जैसे देखिए वहां पे क्या होता था, याद करो रिपेल होता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे जाता ही नहीं था, डायमैग्नेटिक से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पास करता। लेकिन यहाँ पे जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से, कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लोगे, एल्यूमिनियम, ठीक है, या प्लैटिनम, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहेगा कि हम उससे पास करें, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक एल्यूमिनियम और platinum is placed in a magnetic field, the lines of force prefer to pass through them। उसमें क्या था, does not prefer to pass through them। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे है prefer to pass through them। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक आएगा ना तो वहां पे लिख देंगे strongly prefer to pass through them। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, आप देख सकते हो इस फिगर में कि यहाँ पे ये जो फील्ड लाइंस है वो इस मटेरियल से पास कर रहा है। Now the field line gets concentrated inside the material and the field inside this is enhanced। मतलब कि आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उससे ज़्यादा पास करता है, वो प्रेफर करता है कि उसके अंदर से पास करे। नेक्स्ट, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद करो जो वहाँ पे बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में भी बताया अभी, नॉन यूनिफॉर्म में वहाँ पे क्या होता था, वीकर से स्ट्रॉन्गर जाता था। तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे स्ट्रॉन्गर से वीकर जाता था और यहाँ पे क्या, वीकर से स्ट्रॉन्गर जाएगा। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट, नॉन यूनिफॉर्म में। नाउ एक्सपेरिमेंटली द मैग्नेटाइजेशन ऑफ, देखो वहां पे हमने क्या देखा था कि म्यू और बाकी सारी चीजों की वैल्यू देखी थी। ये जो मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता था, वो जीरो, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता था। बट यहाँ पे आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसका मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और m इक्वल्स टू क्या होता है, c टाइम्स v नॉट बाई टी। और m मैग्नेटाइजेशन अगर आप निकालोगे तो m को क्या, m को जो लेते थे वो c टाइम्स h लेते थे, और दोनों को आप कैंसिल आउट करके देखोगे तो जो c की वैल्यू है, c यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो आता है c इंटू म्यू नॉट बाई टी। टी क्या है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूरी लॉ। ठीक है, क्यूरी नहीं बताया था सबसे पहले कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है
वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इस वजह से हम लोग इसको क्यूरी लॉ बोलते हैं। और क्यूरी जो सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्यूरी कांस्टेंट है। Next, the story parametric material both Chi and mu r depend not only on the material but also on the sample temperature. मतलब कि पैरामैग्नेटिक में हमने क्या होगा, जो ची होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो आपका डिपेंड करेगा म्यू आर यानी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी पे, मटेरियल पे भी, और साथ में टेम्परेचर पे भी। डायमैग्नेटिक के साथ वो चीज केस नहीं था। Now as the field is increased और temperature is lowered, मैग्नेटाइजेशन increases, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और उसका एक क्या हो जाता है, सैचुरेशन वैल्यू आता है, जहां तक वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइजेशन एक लिमिट तक मैग्नेटाइजेशन होता है। अगर आयरन को भी आप मैग्नेटाइज करोगे तो एक लिमिट तक मैग्नेटाइज होगा, उसके ऊपर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम तक उसके एटम्स के जो भी चीजें होती है वो सारा आपका डाइपोल परफेक्टली अलाइन हो जाता है। और इसके बाद जो क्यूरी लॉ है वो फेल करने लगता है, क्यूरी लॉ आपका नहीं लगता है उस एक सैचुरेशन वैल्यू के बाद। तो वहां पे आगे हम लोग आता है क्यूरी विस लॉ, जो आगे हम लोग देखेंगे। नाउ क्या होगा बताओ इसमें से, परमानेंट मैग्नेट्स किस मटेरियल का बना हुआ हो सकता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे तो ये एमसीक्यू मुझे लास्ट में डालना चाहिए था, बट मैंने पहले डाल दिया, चलो कोई नहीं। एनीवन गेस कीजिए। ए, फेरोमैग्नेटिक। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं सी। सी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल इसलिए होता है क्योंकि पैरामैग्नेटिक आगे जाके फेरोमैग्नेटिक बनता है। स्टार्टिंग में जो मैग्नेट बनता है ना, वो पैरामैग्नेटिक से ही बनता है। आगे जाके देखेंगे कि क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर पैरामैग्नेटिक ही कन्वर्ट हो जाता है फेरोमैग्नेटिक। तो कोई भी अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो क्यूरी टेम्परेचर के नीचे वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, और क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर वो आपका बिहेव करेगा फेरोमैग्नेटिक की तरह। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग पैरामैग्नेटिक यूज करते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक फिर बता रहा हूँ, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर पैरामैग्नेटिक बिहेव करने लगता है फेरोमैग्नेटिक की तरह। जस्ट ऑपोजिट बोल दिया, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है। नाउ ससेप्टिबिलिटी जो हो जाएगा, ये ससेप्टिबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव 4। किसके लिए स्मॉल होगा और नेगेटिव होगा, ये इसके पहले वाले प्रेजेंटेशन में भी लिखा था, डायमैग्नेटिक और कुछ लिखवाया था सर ए। क्या कि जो पढ़ रहे हैं वही है। ठीक है, ए नहीं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, एक मिनट रुक जाओ तो, क्या देखा था, म्यू की वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी पूछ रहा है, ससेप्टिबिलिटी म्यू की वैल्यू नहीं पूछ रहा। ये देखो यहाँ से रिलेशन निकालेंगे, बताओ तो म्यू आर इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू आर इक्वल्स टू जी प्लस 1 होता है ना। अब वो ससेप्टिबिलिटी पूछ रहा है, म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, फॉर डायमैग्नेटिक म्यू आर इक्वल्स टू 0, तो ची इक्वल्स टू नेगेटिव हो गया ना, ची की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, -1, राइट। समझ में आई बात, डायमैग्नेटिक के लिए म्यू आर 0, अभी क्लियर। यहाँ ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पूछ रहा था, तो म्यू आर की वैल्यू, और म्यू आर की वैल्यू जो होती है स्मॉल होती है, पॉजिटिव होती है, किसके लिए, आपका पैरामैग्नेटिक के लिए। चलो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या टाइम हो गया, 2 बज गया। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, आइए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल,
ठीक है, गैडोलिनियम, डिस्प्रोजियम, मेन आपका ये है आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये चीज आप याद रखोगे। होता क्या है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, याद कीजिए उसमें था वीकली मैग्नेटाइज होता था, फीबली मैग्नेटाइज होता था, यह क्या होगा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दे हैव स्ट्रांग टेंडेंसी, वहां पे क्या होता था कि वीक टेंडेंसी होता था मूव करने का वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड, लेकिन इसका स्ट्रांग टेंडेंसी होता है मूव करने का वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड। ठीक है, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता था, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ। नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स इन मटेरियल्स, हम लोग फेरोमैग्नेटिक इसका डोमेन्स की बात करते हैं। ये देखो ये ऐसा रैंडम है, द मैग्नेटिक डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड इन द अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल, मतलब स्टार्टिंग का कोई मटेरियल वो रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएगा, सबके एरोज अलग अलग साइड। अब इसको आप क्या करोगे मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो स्ट्रांगली ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा, जो पिछले वाले में भी बताया था। ये दोनों का पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक का सेम होता है, सेम प्रॉपर्टी है। Now the magnetic domains become aligned when the material is magnetized. Ferromagnetic materials are those in which each individual atom or molecule has a non-zero magnetic moment. इसका magnetic moment सारे atoms का क्या होगा non-zero होगा. The magnetization varies randomly from domain to domain when there is no bulk magnetization. मतलब कि जो magnetization होता है हर इस पार्ट के लिए अलग होगा। देखो जैसे अलग अलग है ना, तो मैग्नेटाइजेशन इस पार्ट का अलग मैग्नेटाइजेशन होगा, इस पार्ट का अलग मैग्नेटाइजेशन होगा, तो ये डोमेन अलग अलग डोमेन पे वो वेरी करेगा अगर बल्क मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये देखो, अभी ये रैंडम ओरिएंटेशन है। Atoms themselves have magnetic properties due to the spinning of electrons around the nucleus. जो भी एटम्स है सबके अपने क्या होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। याद कीजिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलवाया था लास्ट चैप्टर में। ठीक है, ईवी अपॉन ईवीआर अपॉन 2 आया था, किसी को याद है? जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू निकलवाई थी, बोहर मैग्नेट्रॉन भी निकलवाया था। तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि हर एटम का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा ड्यू टू स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। वही यहाँ चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं कि हर एटम का क्या होता है अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। Now group of atoms join so that their magnetic fields are all going in the same direction. अभी देखो अगर इस एटम को आप सारे एटम को देखोगे, ये देखो ये एटम्स 1 2 3 4 5 6 सारे एटम्स एक साथ जा रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी अलग है ना। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो एटम्स आ रहे 1 2 3 4 5 6 7, इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में होगा। फिर हम लोगों का दूसरा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, ये एटम्स है 1 2 3 4 5 6 7, इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में होगा। तो वही चीज बोला कि मैग्नेटाइजेशन जो है हर डोमेन के लिए अलग अलग हो सकता है फेरोमैग्नेटिक के लिए। ठीक है, मतलब सबका मैग्नेटिक, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड येलो वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में, ब्लू वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में, रेड वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में, ग्रीन वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में। Now these areas of atoms are called domains. ये हम लोग इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन्स बोलते हैं। और आप नोटिस कर रहे हो कि हर डोमेन का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। ये पैरामैग्नेटिक के साथ नहीं होता, लेकिन फेरोमैग्नेटिक के साथ ऐसा होता है। नाउ दूसरा, अगर इस सबको अगर आप प्लेस करोगे एक when an unmagnetized substance is placed in magnetic field, external magnetic field में, तो ये सारा क्या हो जाएगा एक डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मैग्नेटाइज्ड। This happens when the spinning electrons line up in the same direction. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो सारे एक डायरेक्शन में हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड किसका सारे डोमेन्स का। ना ये देखो अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक मटेरियल दिया हुआ है और ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये देखो कैसा रैंडम ओरिएंटेशन इस मटेरियल का। देखो रेड ब्लैक अलग अलग डायरेक्शन में दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही इसको मैग्नेट इसके पास लाएंगे तो ये हमारा सारा हम लोग को क्या हो जाएगा एक डायरेक्शन में हो जाएगा।
Now the metals affected by magnetism consist of teeny regions called domains which behaves like teeny magnets. ये जो small domains थे ना वो सारे teeny magnets की तरह behave करते हैं. अब जिस तरह आपका अगर bigger magnet लाओगे तो वो सारे magnet उस side attract हो जाएंगे. ठीक है. Normally they are arranged in the magnetic materials all pointing in different directions in a completely random fashion and so their magnetic effect cancels out each other. सारे ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं. लेकिन जब मैग्नेट लाओगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा. देखो ये सारे नोट्स ये जो है ना ये समझने के लिए सारी चीज लिखा हुआ, ये एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है. आप इसका ये सारी जो चीजें समझा रहा हूँ अभी ये आप स्किप करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. इसका नोट्स यहाँ पे जो पॉइंट्स बताए वो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखनी है. ठीक है. इफ एन ऑब्जेक्ट, इसका मैं नोट्स हैंड रिटन नोट्स भेज दूंगा. If an object is magnetized, it is because the domains are all made to point in the same direction. यानी कि सारा जो मैग्नेट है स्मॉल मैग्नेट्स की तरह बिहेव करता है वो सारा एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा आपका. ठीक है, अलाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा. This can be done by stroking the magnetic material with a magnet or magnets as in the diagram. मतलब कि आप इस मैग्नेटिक किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पे आप क्या लाओगे, मैग्नेट लाओगे तो इस तरह से वो मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करेगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करेगा. When aligned the domains reinforce one another and create north poles and south poles at either end. मतलब जब वो एक साथ अलाइन हो जाते हैं तो उसके दो एंड्स पे क्या क्रिएट होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. जैसे इस केस में देख सकते हो, इस ऊपर वाले में कहीं पे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं, वो रैंडमली ओरिएंटेड है. लेकिन इस केस में आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल है. ठीक है. नाउ ये देखो ये अनमैग्निफाइड है डोमेन्स, अगर सही से देखोगे तो ये हमारा अनमैग्निफाइड है. सेकंड वाला जो है ये बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कहाँ पे कैसा मैग्नेटाइज हो रहा है. ठीक है. ये देखो अगर सही से देखोगे इस जगह पे तो ये सारा एक डायरेक्शन में आपको मैग्नेटाइज होता हुआ दिखेगा, इसका एरो अपवर्ड्स. ठीक है. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये जो आ रहा है आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जो पहले वाला था वो अनमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड में हमने नहीं लिया. ये देखो क्या हो गया, सारे का मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, ऊपर रोटेट होगी. सारा का डोमेन किधर चला जाएगा, ऊपर. सारा ऊपर की ओर शो कर रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऊपर है. चलिए अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं हम लोग. इट इज द एनालॉग ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज म्यू एंड इट हैज द सेम डायमेंशंस एज यूनिट्स एज म्यू नॉट. म्यू और म्यू नॉट का सेम होता है. वहां पे याद करो एप्सिलॉन लेते थे और एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. ठीक है. एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकाले थे ना, तो यहाँ पे हम लोगों का एप्सिलॉन की वैल्यू वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आई थी. यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट म्यू आर. म्यू आर की वैल्यू आपने निकाल रखी है 1 प्लस जी, दैट इज 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. दिस थ्री क्वांटिटीज जी, म्यू आर एंड म्यू नॉट आर इंटर रिलेटेड. ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एंड ओनली वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट. गिवन वन द अदर टू मे बी इजिली डिटरमाइंड. मतलब कि अगर एक इंडिपेंडेंट है, एक दिया हुआ है तो बाकी टू डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं इस रिलेशन से. नाउ अभी हम लोग पैरामैग्नेटिक के साथ में क्या होता था, वो प्रेफर करता था लाइंस पास करने के लिए, और यहाँ पे ये स्ट्रांगली प्रेफर करेगा. ठीक है. व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन कोबाल्ट इज पास्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोर लाइंस ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू देम rather than from air. सेम केस ऑफ आपका क्या होगा पैरामैग्नेट, लेकिन इसमें नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा हो जाएंगे. अगर पैरामैग्नेटिक में 5 से 7 लाइन है तो इसमें 10 लाइंस हो जाएंगी क्योंकि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है. नेक्स्ट व्हेन व्हाई इज फेरोमैग्नेटिक नॉट फाउंड इन लिक्विड्स एंड गैसेस. जो फेरोमैग्नेटिज्म में ये लिक्विड और गैसेस में हम लोगों को नहीं मिलता है, सिर्फ सॉलिड्स में मिलता है. ठीक है. क्यों, ये देखते हैं. If we raise the temperature of the ferromagnetic substance, जो भी मैंने बताया था कि अगर हम लोग टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है हम लोगों का कि ये जो डोमेन्स है वो डिसइंटीग्रेट यानी टूट जाता है. ठीक है. और डोमेन सही से काम नहीं करते, वो एक दूसरे से अलग हो जाती है, सारे आइटम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. एंड द सब्सटेंस टर्न्स पैरामैग्नेटिक. जो भी मैंने बताया था कि फेरोमैग्नेटिक आपका क्यूरी टेम्परेचर तक, क्यूरी टेम्परेचर के बाद क्या हो जाता है हम लोगों का पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है. द टेम्परेचर एट विच दिस हैपेंस इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट और क्यूरी टेम्परेचर.
ठीक है, ऐसा टेम्परेचर इस पे क्या हो, फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाए पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसीलिए फेरोमैग्नेटिज्म में हमें सिर्फ सॉलिड्स में दिखते हैं, लिक्विड और गैसेस में वो नहीं दिखता है। Thus, Curie point is a temperature above which the ferromagnetic sample loses ferromagnetism and turns into a paramagnetic substance. Now, the susceptibility above the Curie temperature, that is in the paramagnetic space, is given by, याद करो वहाँ पे ची क्या लिखा था, C by T, C into mu naught by T। यहाँ पे ची जो है वो क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट, क्यूरी लॉ पे नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है ची इक्वल्स टू C by T minus TC। ठीक है, T क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सैंपल, TC क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं क्यूरी विस लॉ। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों को कंपेयर किया है। देखो, एक का डायमैग्नेटिक है, दूसरा क्या है पैरामैग्नेटिक है, और थर्ड क्या है फेरोमैग्नेटिक है। तीनों का कंडीशन भी दिया हुआ है। डायमैग्नेटिक केस में म्यू आर जो है वो लेस देन 1 होता है, पैरामैग्नेटिक में म्यू नॉट ग्रेटर देन 1 होता है, और फेरोमैग्नेटिक में म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है। पहला केस में नोटिस कर सकते हो कि हम लोगों का जो लाइंस है वो इससे पास करना नहीं चाह रहा, दूसरे में पास किया और थर्ड में ज्यादा लाइंस पास किया। एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो कि फर्स्ट केस में बी जो होता है वो लेस देन एच होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज लेस देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकंड वाले में बी ग्रेटर देन एच होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। थर्ड केस में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज वेरी मच ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको जब डिफरेंशिएट करने आएगा तो 3 पॉइंट्स तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, 1 2, ये एक पॉइंट हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा ये फिगर हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं टेबल आपको भेज दूंगा हैंड रिटन नोट से। चलिए इस पे एमसीक्यूज कुछ करते हैं और फिर हम लोग ये एंड करेंगे। चलो ये तो अभी बता ही दिया, लिक्विड एंड गैसेस नेवर एग्जिबिट। लिक्विड एंड गैसेस में कौन सा प्रॉपर्टी नहीं दिखता है, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू, किस वजह से फेरोमैग्नेटिक का आपका प्रॉपर्टीज होती है। शीतल अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रहा है बार बार। इसमें बताइए, फील्ड इनर सबसेल्स, वैकेंट इनर सबसेल्स, पार्शियली फील्ड इनर सबसेल्स। सबसेल्स का मतलब वो एटम्स की बात कर रहा है जो सेल्स होते हैं। एनीवन? पार्शियली फील्ड इनर सबसेल्स। ठीक है, पार्शियली फील्ड इनर सबसेल्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पार्शियली फील्ड होंगे। एसपीडीएफ ब्लॉक्स पढ़े हैं ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका सबसेल्स में जाता था, तो सबसेल्स में उसके जो होते थे एसपीडीएफ का, वो कैसा होगा, फेरोमैग्नेटिक और का पार्शियली फील्ड होगा। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।